हाँ जी बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑन द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो मैंने आपको कल लेक्चर नंबर 1 में बताई थी, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें कि इस तरह से न्यूटन्स लॉ जो हैं अप्लाई होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रॉब्लम। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम द गिवन डायग्राम आफ्टर व्हाट टाइम द टू ब्लॉक्स विल सेपरेट, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक ये ब्लॉक बना हुआ है, ये दूसरा ब्लॉक बना हुआ है, और दोनों में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कैपिटल एल, ये लेंथ है ब्लॉक की, ठीक है। और दोनों सरफेस स्मूथ है, ये वाला सरफेस भी स्मूथ है हमारा, और दूसरा ये भी स्मूथ। अगर फ्रिक्शन होगी तो आंसर डिफरेंट आएगा, वो भी हम करेंगे। अभी हम स्मूथ सरफेसेस के लिए देख रहे हैं कैसे करना है। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे इस ब्लॉक पे तो बहुत आसान है, फोर्स लगाते ही ये दोनों ब्लॉक्स मूव करना शुरू होंगे। अब यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगा, और जो नीचे वाला ब्लॉक है वो उसके नीचे से निकल जाएगा। रियल लाइफ में ऐसा वैसे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमने हाईली स्मूथ सरफेसेस माने हुए हैं, इस वजह से जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा। तो बहुत सिंपल है, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए आपको। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास, फोर्स बाय कैपिटल एम। तो इसका मास कैपिटल एम है, तो ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब ये एक्सेलरेशन बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ये फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। अब इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था ये वाला, तो यू जीरो हो गया, और हाफ ए टी स्क्वायर जस्ट पुट करा, वहां से हमारे पास टी आ गया। तो दिस इज द टाइम टेकन टू सेपरेट दीज टू ब्लॉक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें हमें एक फिगर में शो किया हुआ है, ये मास है एम, यहाँ पे एक स्प्रिंग इधर लगा हुआ है रिजिड सपोर्ट के साथ, एक स्प्रिंग इधर लगा हुआ है। तो हमने क्या करा, इस मास को खींचा इस तरफ, फोर्स लगाई हमने। तो जब इस मास को आप इधर की तरफ धक्का मारोगे तो ये वाला जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएगा, और ये वाला इलोंगेट हो जाएगा। जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किधर बनेगी, देखो ये वाला स्प्रिंग हमारा कंप्रेस हो रहा है, तो इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर इस साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारा इलोंगेट हो रहा है, ये वाला स्प्रिंग, ये इलोंगेट हो रहा है। तो अगर आप इसको खींचोगे तो इसको खींचने से जो रीस्टोरिंग फोर्स बनेगी वो सेम डायरेक्शन में बनेगी, एफ आर। तो दोनों ही केस में एफ आर हमारे पास सेम डायरेक्शन में बन रही है। तो जो नेट फोर्स है वो दोनों ही केसेस में के एक्स प्लस के एक्स होगी। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का मतलब है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सको। तो बहुत आसान है, एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए को हम यहाँ पे एक्स डॉट भी लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट। तो एक्स डबल डॉट से रिप्रेजेंट करा। अब एफ जो है वो माइनस साइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इधर एक्स एक्सिस अगर माना तो इस तरफ नेगेटिव फोर्स लगेगी। दोनों तरफ हमारे जो दोनों केस में जो फोर्स है एफ आर वो नेगेटिव वाली साइड ही लग रही है। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने कल बताया था कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है एम ए इज इक्वल टू -2 kx। तो बहुत आसान हो गया, यहाँ पे हम m को नीचे लेके चले जाते होते हैं और एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने लिखनी है तो वो है x डबल डॉट प्लस 2k/m × x, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यही हमारा एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो सब आपको पता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वो सब चीज़ें निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने सेम उसी तरह का क्वेश्चन ही है, लेकिन इस केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। तो हमारे पास इस तरह से एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास एम है। अब हमने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करा इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगी हुई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायग्राम के अंदर गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगी हुई है। जब आप ब्लॉक को राइट हैंड साइड की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है एफ ऑफ आर वो भी लेफ्ट साइड पे आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है वो है क्यू टाइम्स ई, उसकी डायरेक्शन भी सेम आएगी, क्योंकि इस पे अगर क्यू चार्ज है पॉजिटिव, तो वो जो क्यू चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, और आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ई इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाओगे, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी क्यू टाइम्स ई। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों ही फोर्सेस लेफ्ट साइड पे लग रही हैं, तो वो दोनों फोर्सेस यहाँ पे ऐड हो गई हैं। दिस इज नेट फोर्स। तो वही नेट फोर्स की एग्जांपल्स ही मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। तो इसमें जो नेट फोर्स आ गई है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दिस इज इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अगर आपने यहाँ से एक्सेलरेशन लिखना है तो हम एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं, विच इज -k/m x
प्लस 2E/m। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब इसमें ये कांस्टेंट टर्म है और ये x पे डिपेंड करता है, यहाँ पर भी SHM ही होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, whenever acceleration of the particle is directly proportional to x, acceleration is directly proportional to x and opposite to it, then it is simple harmonic motion, वो आपको पता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, तो ध्यान से पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m अटैच टू द टू आइडेंटिकल स्प्रिंग, सेम स्प्रिंग्स हैं, ईच ऑफ लेंथ l। ये है हमारे पास ऐसे, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, यहाँ एक पार्टिकल है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। द इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन इज द वन वेयर द स्प्रिंग्स आर अनस्ट्रेच्ड। तो ये इक्विलिब्रियम है स्टेट, ये वाली स्टेट हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है। There are no other external forces on the system if the particle is given a small displacement along x-axis। तो ये पार्टिकल है, इसको हमने इधर की तरफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x-axis की तरफ दे दिया। Then what will be the equation of the motion for the small oscillation? तो small oscillation का मतलब है कि यहाँ पे L जो है वो काफी बड़ा है, x जो मैंने लिया है वो काफी छोटा लिया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। x is less than L, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन होती है। तो इस केस में हमें निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ये हमारा डायग्राम है, हमने नेट फोर्स देखनी है बस इसके ऊपर, क्योंकि जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हो यू नीड नेट फोर्स। तो कैसे करना है, जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को, पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करा, तो ये वाला हमारा जो स्प्रिंग है वो ऐसा हो जाएगा। अब ये हमारी साइड एल है, ये वाली साइड, ठीक है, और ये साइड हमारी एक्स है, तो पाइथागोरस लगेगी और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाले स्प्रिंग के लिए भी पाइथागोरस लगेगी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा मास इस पोजीशन पे है, इस मास पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, वो आपको पता है। और वो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कैसे निकालनी है, देखिए स्प्रिंग के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, विच इज के वाई। वाई जो है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है, जो इलोंगेशन हुई है ना स्प्रिंग में, वो वाई है। तो हमें रीस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए इस स्प्रिंग के अंदर कितनी इलोंगेशन हुई है वो फाइंड करना है। तो इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, ये हमारी फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ है, तो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना वो खींचा गया, उसको हमने यहाँ वाई से माना है, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल, दिस इज द इलोंगेशन, ये वाई है। अब इस इलोंगेशन के हिसाब से रीस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई होती है, तो ये इस डायरेक्शन में हमारे पास इधर की तरफ बन जाएगी के वाई फोर्स, और के वाई स्प्रिंग के अलोंग इधर बन जाएगी। अब यहाँ एंगल थीटा अगर हम मान लें तो इसका एक इधर आ जाएगा रिजल्टेंट, मतलब कंपोनेंट इस के वाई का इस साइड पे कंपोनेंट आ जाएगा, ऐसे इस के वाई का भी इधर कंपोनेंट आ जाएगा। तो जो नेट फोर्स है वो इस स्ट्रक्चर में लगेगी, ये आप समझ लें ध्यान से, नेट फोर्स इधर लगेगी, और वो कितनी होगी, दैट फोर्स इज गिवन एज -2 ky cos थीटा। क्योंकि माइनस है इसलिए क्योंकि ये एक्स के अपोजिट लग रही है, और थीटा यहाँ पे ये वाला एंगल है, तो दिस इज द फोर्स। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे थीटा एंगल जो है वो ये माना हुआ है, जो डिपेंड करेगा कि एक्स आपने कितना लंबा लिया, जितना बड़ा आप एक्स यहाँ पे ले लोगे उतना जो है आपका थीटा भी है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लो ये दोनों स्प्रिंग ऐसे हैं, यहाँ पे थीटा इज ए वेरिएबल, मैं ये समझाना चाहता हूँ, तो एक्स बड़ा हो गया थीटा छोटा हो गया, तो इस तरह से थीटा विल डिपेंड अपॉन एक्स एंड एल, एल तो हमारा फिक्स है, थीटा उन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ठीक cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज बेस upon hypotenuse, so what is base, base is this x divided by hypotenuse, this is cos theta, what is y, this is y। तो बच्चे ये एक्सप्रेशन जो आया नेट फोर्स का, उसमें हमने y को सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम 1, और ये हमारा cos थीटा है विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने नीचे पुट करा और इसको हमने लिख लिया। अब नेट फोर्स तो हमारी आ गई, एक्सेलरेशन यहाँ से निकल आएगा, बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जो कंडीशन है वो नीचे कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ से हम इस x को आगे लिख रहे हैं, यहाँ x आगे लिख लिया मैंने,
अब ये जो फैक्टर है इसमें एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्र प्लस एक्स स्क्र है ना, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करा यहाँ पे। तो ये इस तरह से बहुत इजी कैलकुलेशन, आई होप आपको पता है, ये माइनस हाफ की पावर अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से आ गया। अब फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स दिस टर्म कैन बी हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी निगलेक्टेड। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वन माइनस यहाँ तक पुट करा। अब इसमें वन से वन कट गया, केवल टर्म्स हमने सारी निगलेक्ट कर दी हैं। और ये -2kx³ बाई एल स्क्र बचा, ये 2 का फैक्टर 2 से कट गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन डिपेंड्स अपॉन x रेज टू पावर 3। ठीक है, इस केस में ऐसा है। तो हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि भाई मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे आ जाइए इस तरफ। हमारे पास पार्टिकल की का जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है k/m x³/l²। दिस इज द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी निकालनी है, इसको इंटीग्रेट कर दो। k/m बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x³/l², l² भी बाहर ही आएगा, तो k/m/l² x⁴/4। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो। अदरवाइज जो वेलोसिटी की वेरिएशन है वो यही रहेगी। ठीक है, x⁴। Let's start next example. A body of mass m falls from rest at height h. तो height h से ऐसे बॉडी नीचे गिर रही है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी, acceleration due to gravity is g through a dense medium. तो it is not from vacuum, एक dense medium है जिसमें जो resistive force है f, it is -kv²। velocity जैसे जैसे बढ़ती जाएगी resistive force भी बढ़ती जाएगी, and its variation is directly proportional to v²। Now k is a constant, v is speed. Now it will hit the ground at what kinetic energy? With what kinetic energy it will hit the ground? This is the question. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, इसका एक्सेलरेशन लिखना है, जो बहुत आसान है। देखो नेट फोर्स कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है kv²। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg माइनस kv² बचेगी फोर्स, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे तो आ ही रही है, तो हमें पता ही है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो नेट फोर्स है वो है द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस ऑपोजिट फोर्सेस। इट इज सिंपली mg माइनस kv² इज ma। यहाँ से a निकल आएगा g माइनस k/m v²। दिस इज एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं फाइनल। अगर आप वेलोसिटी निकाल लोगे तो वहां से डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन को हम पुट करेंगे v dv/dx। हम dv/dt तब पुट करते हैं जब हमें वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बतानी होती है। यहाँ हमें पूछा गया कि h हाइट से नीचे आई है बॉडी। ठीक है, तो h हाइट से जब नीचे आएगी तब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये बेसिकली हमें निकालना है। तो सिंपली आप a को यहाँ पे dv/dx v dv/dx पुट कर देंगे, और बाकी वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने हैं आपको। तो जो वेलोसिटी वाली टर्म है, कोई इसमें वेलोसिटी आ रही है g माइनस k/m v² में, तो v dv के नीचे चली जाएगी ये टर्म, और dx चला जाएगा उधर। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, देखिए जो हाइट चेंज आ रही है वो जीरो से, यहाँ मैंने जीरो माना है और टोटल हाइट h है, तो वो जीरो से h तक चेंज हो रही है। तो dx की लिमिट्स, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है उसकी लिमिट्स 0 to h रहेंगी। और जो वेलोसिटी की लिमिट्स है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, u वाज जीरो, और जब ये हिट करेगा फाइनल वेलोसिटी मैंने vf मानी है, तो यहाँ हम जीरो से vf तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, इसमें कोई टफ नहीं है। तो छोटी सी सब्स्टिट्यूशन है, तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए छोटी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हमने डिनोमिनेटर वाला ये जो g माइनस k/m v² उसको y पुट कर दिया। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, g तो कांस्टेंट है, तो -2 आगे आ जाएगा, k/m कांस्टेंट है, v dv इज dy, तो यहाँ से v dv निकला -m/2k dy। तो v dv को हमने -m/2k dy यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, ऐसे इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करा। अब नीचे ये जो सारा फैक्टर था इसको मैंने y पुट कर दिया। अब इसमें ये ना, ये -m/2k कांस्टेंट बच गया, तो ये तो बाहर आ गया। dy/y की इंटीग्रेशन log y होती है, वो आपको पता है। राइट हैंड साइड पे dx की इंटीग्रेशन x आएगी, लिमिट्स पुट करके h आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे y पुट कर देंगे वापस, विच इज g माइनस kv²/m, लिमिट्स पुट करेंगे 0 to vf। तो जहां जहां v है पहले वहां वहां हम 0 पुट करेंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे, पहले हम वहां वहां वी एफ पुट करेंगे।
तो जहां जहां हमारा ये v है ना, वहां पहले वी एफ पुट करना है। तो बहुत आसान है, h हमारे पास -m/2 के कांस्टेंट लॉग, तो यहाँ पहले वी एफ पुट करा फिर g पुट करा। अब इसके बाद ये लॉग वाला फैक्टर एक साइड पे रहने दो, हमें बेसिकली वी एफ निकालना है। तो लॉग वाला फैक्टर एक साइड पे रहने दो, बाकी सारा कुछ उधर चला जाएगा, -2k/mh बन गया। अब लॉग को खत्म करना है तो एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है, तो यहाँ e⁻² समथिंग बन गया। ये फैक्टर भी उधर चला गया, वी एफ स्क्र ही आ गया मेरे पास। तो किनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ एम वी एफ स्क्र। तो जस्ट इसको एम से मल्टीप्लाई करा और वी एफ स्क्र ऊपर से उठाया। दिस इज द फाइनल किनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आज मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स आपको लॉज ऑफ मोशन में से करवाई हैं। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है लॉज ऑफ मोशन की। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।